हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप अप पर। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 12 ड्राइंग सब्जेक्ट, जिसमें अपन ने चैप्टर नंबर 3 और 2 अपन ने क्लियर कर लिया। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। दोस्तों चैप्टर नंबर 4 में एक पार्ट अपन ने पढ़ लिया है, जिसमें अपन ने पढ़ा अहमदनगर की जो चित्रशैली है उसके बारे में। आज अपन पढ़ेंगे दक्षिण भारत की जो बीजापुर राज्य है उसकी चित्रशैली के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो दोस्तों बीजापुर जो चित्रशैली है उसका विकास 17वीं शताब्दी के अंतर्गत हुआ था। 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक इसका विकास हुआ था। 16वीं शताब्दी के बीजापुर जो चित्रशैली है वो एक अनूठी और एक विशेष प्रकार की चित्रशैली है, जिसे बीजापुर चित्रों का एक विश्वकोश का नाम दिया गया है। जो बीजापुर चित्रशैली का जो विश्वकोश है उसका नाम है नुजुम अल उलूम। दोस्तों क्या नाम है? नुजुम अल उलूम, जो बीजापुर चित्रों के विश्वकोश को नाम दिया गया है। आगे अपन देखते हैं इस ग्रंथ में, ये जो ग्रंथ है नुजुम अल उलूम, इस ग्रंथ में लगभग 876 चित्र है। 876 चित्रों की संख्या है। और ये जो चित्र है वो बर्तनों पे, शस्त्रों पे, इसके अलावा खगोल विधा पर बने हुए हैं। किस किस पर? बर्तन, शस्त्र और खगोल विधा पर बने हुए हैं। ये जो चित्र बने हुए हैं, इन चित्रों में स्त्रियों को ऊंचे कद के रूप में दर्शाया गया है। कद कैसा? ऊंचा, और शरीर बिल्कुल दुबला पतला। इसके अलावा दक्षिणी पोशाक में इनको दिखाया गया है। और दक्षिणी पोशाक जो है उसमें चोली के साथ एक दुपट्टा, लंबा दुपट्टा जो पूरे शरीर पर लिपटा हुआ रहता है, इस प्रकार की दक्षिणी पोशाक है। आगे अपन देखें तो इस चित्रशैली का सर्वाधिक विकास जो हुआ था वो आदिल शाह प्रथम व इब्राहिम द्वितीय के समय इसका सर्वाधिक विकास हुआ था। देखते हैं अपन सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ था, बीजापुर चित्रशैली का सर्वाधिक विकास इब्राहिम सेकंड के समय पर हुआ था। इब्राहिम जो सेकंड था वो एक खुद भी संगीतज्ञ था, यानी कि भारतीय संगीत का वो विशेषज्ञ जिसे अपन कह सकते हैं। तो भारतीय संगीत का विशेषज्ञ होने के नाते उसने संगीत पर एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था नॉर्स नामा। क्या नाम था? नॉर्स नामा, जिसकी रचना किसने की थी? इब्राहिम सेकंड ने की थी। आगे पर देखें, इब्राहिम सेकंड नुजुम अल उलूम का क्या था? स्वामी था। यानी कि दोस्तों ये जो ग्रंथ है नुजुम अल उलूम, इस ग्रंथ का जो प्रमुख किरदार निभाने वाला जो व्यक्ति था वो था इब्राहिम सेकंड। आगे देखते हैं, इब्राहिम सेकंड ने ही 1590 में रागमाला जो ग्रंथ है उसकी शुरुआत की थी। नुजुम अल उलूम खगोल विद्या से जुड़ी हुई पांडुलिपि है और रागमाला भारतीय रचनाओं से जुड़ी हुई पांडुलिपि है। आगे देखते हैं प्रमुख चित्र। ये दोस्तों अपन ने इसकी सामान्य जानकारी के बारे में देखा। अब देखते हैं बीजापुर शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। तो पहला चित्र है द थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी का चित्र। कौन सा चित्र है? द थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये जो चित्र है ये 7 अवस्थाओं में बना गया है। कितनी अवस्थाओं में है? 7 अवस्थाओं में है। और प्रत्येक अवस्था में अलग अलग निवासी है। कहीं पर इसमें बाघ, तो कहीं पर इसमें पक्षी, कहीं पर इसमें मोर, कहीं पर आदिवासी लोग, और कहीं पर इसमें जो है वृक्षों, झाड़ियों, फूल पत्तियों को दर्शाया गया है। इसी चित्र में, जिस चित्र का क्या नाम है? द थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इसी चित्र में जो एक साइड जो है उसमें लकड़ी की कलात्मक चीज़ें दर्शाई गई है। वो चीज़ें गुजरात के जो घरों के दरवाजे होते हैं, जो गुजरात में घर बनाए जाते हैं, उन घरों के दरवाजे पर जो कलात्मक रचनाएं की जाती है ठीक उसी प्रकार की है। या फिर अपन कह सकते हैं कि दक्षिणी भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं और उन मंदिरों पर जो गुंबद बनाए जाते हैं, ठीक उन्हीं प्रकार की ये रचना इस चित्र में दिखाई गई है। आगे देखते हैं दूसरा चित्र जो है वो कौन सा है? योगिनी का चित्र। दोस्तों योगिनी एक ऐसी स्त्री है जो योग विद्या में पारंगत है, यानी कि योग विद्या में पारंगत है, निपुण है। ये जो योगिनी है ये सांसारिक जीवन को त्याग कर इसने प्रसिद्धि प्राप्त की और योग क्रियाओं में ये माहिरता या निपुण हुई। आगे अपन देखें तो ये जो चित्र है, देखो योगिनी एक ऐसी स्त्री है जो योग में विश्वास रखती है, शारीरिक और भावनात्मक प्रशिक्षण का अनुशासनात्मक जीवन ये जीती है। सांसारिक वस्तुओं का इसने क्या किया है? परित्याग किया है। और इन्हीं का परित्याग करने से इसको क्या मिली है? प्रसिद्धि, पॉपुलरिटी मिली है। इस चित्र की विशेषताएं क्या है? कौन से चित्र की? योगिनी। इस चित्र की विशेषता यह है कि इसमें
जो योगिनी है, जो स्त्री है, उसको एक खड़ी अवस्था में दर्शाया गया है, लंबी अवस्था में दर्शाया गया है। दूसरी इसकी विशेषता है कि ये जो योग कर रही है उस समय पर जो पास में एक पक्षी है मैना, उसको ध्यान मग्न होते हुए देख रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तीसरी विशेषता की बात करें तो योगिनी जो है उसको आभूषणों से सुसज्जित किया गया है, यानी कि विभिन्न प्रकार के गहने और आभूषण जो है उनसे इसको सजाया गया है। आगे अगर विशेषता की बात करें तो योगिनी के जो बाल है उनका जूड़ा बना हुआ है, जो अपन ने दक्षिणी भारत की चित्रशैली में पहले से ही अपन ने चर्चा की थी कि दक्षिणी भारत की जो चित्रशैली है उसमें महिलाओं के बालों को जूड़ा बनाए हुए दिखाया जाता है, और पीछे जो है लास्ट में जूड़ा जो लास्ट में है वो गुच्छे के रूप में दिखाया जाता है। चारों तरफ खूबसूरत वनस्पति है, इसी चित्र के चारों तरफ क्या है, खूबसूरत वनस्पति है। और लंबे दुपट्टे, जो दक्षिणी भारत की चित्रशैली की मुख्य विशेषता है वो कौन सी, लंबे दुपट्टे से शरीर को लिपटे हुए हैं, बिल्कुल गोल तरीके से राउंड राउंड करके दुपट्टे से अपने शरीर को लिपेट रखा है। तो दोस्तों ये थी दूसरी विजय जो चित्रशैली है दक्षिण भारत की, वो पहली अपन ने पढ़ी अहमद जो नगर है उसकी चित्रशैली के बारे में, दूसरा अपन ने पढ़ा बीजापुर नगर की चित्रशैली के बारे में, अब तीसरा अपन पढ़ेंगे गोलकुंडा जो नगर है उसकी चित्रशैली के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आगे बीजापुर चित्रशैली को पढ़ने के बाद में अब अपन पढ़ते हैं गोलकुंडा जो राज्य है उसके चित्रशैली के विषय में। दोस्तों सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि गोलकुंडा जो राज्य है, जो दक्षिणी भारत का एक सबसे धनी राज्य जिसे अपन कह सकते हैं, सबसे धनाढ्य राज्य या सबसे अमीर राज्य जिसे अपन कह सकते हैं। दोस्तों दक्षिण भारत में सबसे अमीर राज्य होने का कारण मुख्य ये है कि ये एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा। जो ईरान और दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है वहाँ उन क्षेत्रों से मुख्य रूप से इस राज्य का व्यापारिक संबंध था। गोलकुंडा जो क्षेत्र है वहाँ से कपास और जो लोहा है उसका निर्यात दक्षिणी पूर्वी एशिया में किया जाता था। इस वजह से प्रमुख व्यापारिक केंद्र होने की वजह से सबसे अमीर राज्यों की श्रेणी में इसे रखा जाता था। दूसरा, यहाँ पर जो है हीरा जो है उसकी भी खोज हुई थी, हीरे की खोज हुई थी, इसलिए इसकी आय में और ज़्यादा वृद्धि हो गई। साथ ही साथ अपन देखें तो यहाँ पर सोना जो है वो भी पाया जाता था, इस वजह से भी इस राज्य की आय में वृद्धि हुई। और अपन कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र था ये एक धनी राज्य के अंतर्गत इसे अपन रख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, दक्षिणी भारत के सभी राज्यों में सबसे धनी राज्य जो स्वतंत्र कब हुआ, स्वतंत्र रूप से 1512 में अस्तित्व में आया। यहाँ से कपास और लोहे का निर्यात दक्षिणी पूर्वी एशिया को किया जाता था। इस क्षेत्र का पारसिया यानी कि वर्तमान ईरान के साथ व्यापारिक संबंध रहा है। इसके साथ ही बाद में यहाँ पर हीरों की खोज हुई। गोलकुंडा के चित्रों में दिखाए गए सोने के आभूषण बड़े ही आकर्षक हैं, यानी कि गोलकुंडा चित्रशैली में जो भी चित्र बने उन चित्रों में जो सोने को दिखाया गया है या सोने के आभूषण जो दिखाए गए हैं वो सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाले हैं। 17वीं शताब्दी में डच व्यापार यहाँ बने सम्राटों के चित्र यूरोप में ले गए। दोस्तों यहाँ पर जो सम्राट थे उनके ऊपर जो चित्र बनाए गए थे उन चित्रों को जो डच व्यापारी है अपने साथ यूरोप ले गए थे, और वहाँ ले जाने के बाद में इस चित्रशैली का सबसे ज़्यादा इसे प्रसिद्धि तभी ही मिली। आगे अपन देखते हैं, यहाँ पर पेंटिंग की शुरुआत लगभग 1635 ईस्वी के लगभग हुई। सुचारू रूप से यहाँ पर पेंटिंग का विकास 1635 ईस्वी में हुआ था। हालांकि इससे पहले भी यहाँ पर चित्र बने थे, लेकिन समुचित जो विकास है वो अपन कह सकते हैं कि 1635 ईस्वी में शुरू हुआ। यहाँ बनाए गए चित्रों की लंबाई काफ़ी लंबे आकृति में चित्र बनाए जाते थे, जिनकी औसतन अपन लंबाई 8 फीट भी बता सकते हैं, यानी कि लगभग 8 फीट लंबे चित्र यहाँ पर बनाए जाते थे, जिनको दीवारों पर टांग कर दीवारों को सजाया जाता था। आगे अपन देखते हैं यहाँ पर बने हुए प्रमुख चित्र। ये अपन ने देखा गोलकुंडा चित्रशैली के विषय में कुछ सामान्य जानकारियाँ। अब अपन देखते हैं इस चित्रशैली में प्रमुख चित्र कौन कौन से बने और उन चित्रों की विशेषताएं क्या क्या थी, कौन से रंग उसमें काम में लिए गए, उनके विषय क्या थे और किसने उसको बनाया और कब बने। तो अपन देखते हैं पहला चित्र, दीवान ऑफ हाफिज। दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो चित्र बने वो चित्रों के नाम हिंदी लैंग्वेज में आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि दोस्तों साउथ में जो है वो हिंदी भाषा बहुत कम काम में ली जाती थी। एक तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज और दूसरी वहाँ पर मुख्य रूप से इंग्लिश भाषा काम में ली जाती है। तो वहाँ पर जो चित्र बने उनको भी अपन अधिकतर अंग्रेजी भाषा में ही देखेंगे। तो पहला जो चित्र था वो कौन सा था? दीवान ऑफ हाफिज। दोस्तों ये चित्र बना था, ये जो ग्रंथ है इसकी रचना हुई थी 1463 ईस्वी में। इस ग्रंथ की रचना हुई थी, ग्रंथ का नाम क्या था? दीवान ऑफ हाफिज। इस ग्रंथ की रचना 1463 ईस्वी में हुई और इस ग्रंथ में लगभग 5 लघु चित्र थे। कितने लघु चित्र थे?
5। ये चित्र युवा शासक के बारे में बताते हैं, यानी कि इन चित्रों में एक युवा शासक के दरबार को दिखाया गया है जिसमें शासक सिंहासन पर बैठा हुआ है। युवा शासक यानी कि जो शासक है, वहाँ का सम्राट है, वो अभी युवा है और उसके दरबारी दृश्य को दिखाया गया है जिसमें जो सम्राट है, शासक है, वो सिंहासन पर बैठा है। साथ ही अपन देखें उसकी जो वेशभूषा है उस शासक की, वो सफ़ेद कोट पहने हुए हैं और अपने हाथ में एक लंबी दक्षिणी शैली की तलवार लिए हुए हैं। लंबी तलवार है और तलवार भी जो है वो दक्षिणी शैली की है। आगे अपन देखते हैं जो सभी चित्र है, लगभग 5 चित्र बने हुए हैं। जो सभी चित्र है उसके पन्ने सोने से मढ़े हुए हैं। जो चित्र बने हुए हैं, जिनके जो पन्ने हैं वो किससे मढ़े हुए हैं, किससे बंधे हुए हैं? सोने से बंधे हुए हैं। नृत्यांगनाएं, इस चित्र में नृत्यांगनाओं को दर्शाया गया है जो शाही मेहमानों का मनोरंजन कर रही है। यानी देखिए दोस्तों, इस चित्र में सिंहासन पर सम्राट बैठा हुआ है, वो भी तरुण है, युवा है, यूथ है, और साथ में ही वहाँ पर जो चित्र है उसके चारों तरफ जो है सोने से वो मढ़ा हुआ है। और जो चित्र है उसमें मेहमानों को भी दर्शाया गया है। उन मेहमानों को मनोरंजन करने वाली नृत्यांगनाएँ जो नृत्य कर रही है उनको भी दर्शाया गया है। फिर आगे अपन देखते हैं फर्श पर, जो उस चित्र में फर्श दिखाया गया है उसमें गलीचे बिछे हुए हैं। क्या बिछे हुए हैं? गलीचे बिछे हुए हैं। और वो जो गलीचे हैं वो भी बेहद खूबसूरत बारीक डिजाइन से सजे हुए हैं। जानवरों में जो कलर है, अब बात करते हैं अपन कलर कौन से काम में लिए गए, तो जानवर जो दिखाए गए उनको नीले रंग से दिखाया गया, खासतौर से लोमड़ी को, और बाकी जो अधिकतर जो रंग यूज में लिया गया, काम में लिया गया, वो बैंगनी रंग था। दूसरे चित्र की बात करते हैं तो दूसरा जो चित्र है मोहम्मद कुतुब शाह है। दोस्तों दूसरा चित्र कौन सा है? मोहम्मद कुतुब शाह है। यह चित्र कुतुब शाह का है, वहाँ का शासक था कुतुब शाह। उसका ये चित्र है जिसमें वह गोलकुंडा की पोशाक पहने हुए हैं और सिर पर एक टाइट टोपी, बिल्कुल कसी हुई टोपी पहने हुए हैं। ये दूसरा चित्र हुआ। तीसरा चित्र की बात करते हैं तो सूफी एक कविता है। दोस्तों शायद मेरी आवाज़ जो है ना आपको क्लियर समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि थोड़ा सा गला जो है वो आवाज़ क्लियर नहीं कर पा रहा है। फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो तीसरा जो ग्रंथ है वो सूफी कविता है और इस कविता में लगभग 20 लघु चित्र बने हुए हैं, 20 छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं। देखो, जिसे गद्य भाग में अनुवादित किया गया है, इस कविता को, सूफी कविता को गद्य भाग में अनुवादित किया गया है। 20 लघु चित्र बने हुए हैं और इस चित्र का प्रमुख जो आकर्षक है वो यह है कि इसमें आकाश को सुनहरे यानी कि लगभग सोने के रंग में दर्शाया गया है। और आगे और इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें जो इब्राहिम सेकंड की जो पोशाक थी, जो अपन ने देखा था कि बीजापुर जो चित्रशैली थी उसका विकास इब्राहिम सेकंड के समय सबसे ज़्यादा हुआ, और इब्राहिम सेकंड के समय जो वेशभूषा पहनी जाती थी उस समय की वेशभूषा इस चित्र में दिखाई गई है। इसके अलावा इसके किनारे जो है वो बिल्कुल कलरफुल है, रंगीन है। पौधों के झुंड दिखाए गए हैं, गुच्छे के रूप में पौधे दिखाए गए हैं। इसके अलावा पक्षी से बात करती हुई महिलाओं को दिखाया गया है, ऐसी महिलाओं को दिखाया गया है जो पक्षियों से बात कर रही है। तो दोस्तों ये था अपना आज का लेक्चर। अपन ने पढ़ा इसमें बीजापुर और गोलकुंडा जो नगर है उनकी चित्रशैली के बारे में। अब जो अपना चैप्टर 4 है उसका एक पॉइंट रहा है कि दक्षिण भारत के जो प्रमुख चित्र थे उनको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आगे पढ़ने के लिए बने रहिए मेरे साथ में और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, अपने सहपाठियों के साथ में भी शेयर करें, और अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपकी कोई समस्या हो तो वो भी कमेंट करके अवगत कराएं ताकि उसका भी अपन सॉल्यूशन करें। दोस्तों एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि आप बार बार नोट्स के लिए कमेंट या फिर मेरे पास मैसेज कर रहे हो तो उससे बेटर यह है कि आपको जो नोट्स बनाने हैं आप इस वीडियो के कहीं पर भी रोककर, जहाँ पे मैं ना दिखूं वहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लो और उसे अपनी नोटबुक में